हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर आईएएस के मेंस राइटिंग सेशन के इनिशिएटिव में आपका स्वागत है। आज हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे। आज सेकेंड डे है आपका। हम अभी डेली एक क्वेश्चन कर रहे हैं, सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं। धीरे धीरे हम दोनों क्वेश्चन देने लगेंगे और वीक में आपको एक एसे भी देंगे करने के लिए, ठीक है। खैर, तो आज का जो क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन के फॉर्म में मिल गया होगा, अभी नहीं मिला होगा तो मिल जाएगा, जिसमें आपको डेली 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं जो प्रैक्टिस के लिए। उन्हीं क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है व्हाट इज वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, डिस्कस व्हाई चाइना इज अडॉप्टिंग इट एंड व्हाट आर इट्स इम्प्लीकेशंस। वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी क्या है, चीन उसे क्यों अपना रहा है और इसके प्रभाव क्या होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन सीधा है, ये बहुत ज़्यादा घुमा करके क्वेश्चन नहीं दिया गया है। सिंपल क्वेश्चन है, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी के बारे में बताना है, चीन के रीजंस को एक्सप्लेन करना है कि चीन उन्हें क्यों फॉलो कर रहा है इस पॉलिसी को और क्या रीजंस थे इसके बनने और उदय होने के। इसके साथ साथ आपको बताना है कि इसके क्या प्रभाव और परिणाम हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम सेम जैसा पिछला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, सेम इसके कीवर्ड्स पर फोकस करें तो सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि ये क्या है, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी क्या है। सेकंड, इसका कीवर्ड है कि चीन इसको क्यों अडॉप्ट कर रहा है, चाइना इसको क्यों स्वीकार कर रहा है, क्यों अपना रहा है। और तीसरा पोर्शन है इम्प्लीकेशन। ठीक है, अब ये 3 तो इसके कीवर्ड्स हो गए। इन कीवर्ड्स के साथ आपको इंट्रोडक्शन देना है प्लस कंक्लूजन देना है। अगर ये 5 चीजें हम इंक्लूड करते हैं तो ये पूरा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप बेसिकली इंट्रोड्यूस करेंगे इस पूरी वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी की चीज को और आप बताएंगे कि क्या है ये चीज एक जनरल इंट्रोडक्शन में। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं। देखिए, हाल फिलहाल में चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने डेवलप्ड कंट्रीज स्पेशली यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और बाकी सारे कंट्रीज इंक्लूडिंग डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया बहुत ही कठोर शब्दावलियों और रणनीतियों का प्रयोग किया है अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स में। ठीक है, इसी को हम चीन के द्वारा अडॉप्ट की गई वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी कह रहे हैं। ठीक है, यही है सिंपल इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी जो है वो चीन में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये चीन के लोगों को एक पैट्रियोटिज्म की भावना देती है। इसके साथ साथ इस पॉलिसी की खास बात यह है कि इसके अंतर्गत चीन अपने कंजर्वेटिव और पैसिव और लो प्रोफाइल वाले डिप्लोमेटिक एटीट्यूड से चेंज होकर के असर्टिव, प्रोएक्टिव और हाई प्रोफाइल डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज को अपना रहा है। ठीक है, तो आप कल एक बच्चे ने बोला था कि थोड़ा सा कीवर्ड्स भी बताएंगे, तो कीवर्ड्स में सबसे पहला जो कीवर्ड हम इसमें ले रहे हैं अपने आंसर में, जो इंट्रोडक्शन में ले रहे हैं कि चाइना की पॉलिसी जो है वो कंजर्वेटिव, पैसिव और लो प्रोफाइल से शिफ्ट हो गई है असर्टिव, प्रोएक्टिव और हाई प्रोफाइल में, एंड दैट इज नोन एज वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है। अब ये शब्द कहां से आया और क्या है इस शब्द का मीनिंग, इसको भी समझ लीजिए। वास्तव में क्या है कि वुल्फ वॉरियर जो है एक चाइनीज मूवी है और इसके 2 पार्ट आए हैं। होता है जैसे बाहुबली और बाहुबली कंक्लूजन, वैसे ही इसके 2 पार्ट आए हैं, वुल्फ वॉरियर और वुल्फ वॉरियर 2। वास्तव में ये एक एक्शन ब्लॉकबस्टर है चाइना की मूवी है जिसमें पर्सन बेसिकली नेशनलिज्म और पैट्रियोटिज्म की भावना से भरा हुआ होता है और अपने चाइना में और विदेशों में जाकर के चाइनीज इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो एक तरीके से ये नेशनल प्राइड, पैट्रियोटिज्म से भरी हुई मूवी थी और वहीं से ये शब्द लिया गया है, वहीं से ये फील ली गई है। ठीक है, तो इसी मूवी पर वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी नाम दिया गया है। ठीक है, तो वास्तव में अब आप लिख सकते हैं कि वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी जो है ये चाइनीज मूवी के नाम पर है, जो कि चाइना के ऑफेंसिव डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी को रिप्रेजेंट करती है, जो कि चाइना के डिप्लोमैट्स चाइनीज नेशनल इंटरेस्ट को
प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं, और प्रोटेक्शन के दौरान कई बार वे कन्फ्रंटेशनल वेज भी अपनाते हैं, यानी कि एक दूसरे से जो विवादास्पद तरीके भी अपनाते हैं। ठीक है, तो ये है पूरा वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का इंट्रोडक्शन। क्या है ये? ठीक है, मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हुआ। अब आप इसका एक एग्जाम्पल दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैं आपको 3 एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप उनमें से कोई भी एग्जाम्पल्स याद रख सकें, जो नोट कर सकें और बना सकें, उसको ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल है, ये 2 पर्सन हैं, हुआ चुंगजिंग और जाओ लिजांग। प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो सकती है, एक्चुअली चाइनीज कम आती है, तो आप इसको ले सकते हैं। इनमें से ये 2 नाम हैं, ये चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन हैं, और इन्होंने बहुत ही एग्रेसिवली ट्वीट्स किए थे जब चाइना के मेडिकल इक्विपमेंट्स, कोविड के दौरान मेडिकल इक्विपमेंट्स और बाकी चीज़ों की क्वालिटी पर बार बार संदेह किया जा रहा था। तो ये जो पर्सन है, जो हुआ चुंगयेंग हैं, इन्होंने कहा कि ट्विटर पे कहा, ये आप को लिखना नहीं है, इन्होंने ट्विटर पर कहा कि आप अगर चाहें तो चाइना के प्रोडक्ट्स अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो आप उस प्रोडक्ट्स को मत खरीदिए, आप चाइना से दूर हो जाइए और रहने दीजिए चाइनीज प्रोडक्ट्स को, क्योंकि ये चाइना के नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट चला जा रहा है। ठीक है, तो आप इस चीज को जैसा उन्होंने कहा कि मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान रख सकते हैं, आप इनके नाम लिख सकते हैं कि इन्होंने एग्रेसिवली ट्विटर पर पोस्ट किया था। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात भी ध्यान रखिएगा, ये जो पॉलिसी है, जो इनकी डिप्लोमेसी है, ये केवल अब वर्ड्स तक लिमिटेड नहीं रह गई, अब ये एग्रेसिव एक्शन तक आ गई है। अब ये जबरदस्त या एग्रेसिव एक्शन ही समझिए, एग्रेसिव एक्शंस तक आ गई है। जैसे कि क्या हुआ कि वियतनाम का एक मछली पकड़ने वाला शिप था जो साउथ चाइना सी में सेलिंग कर रहा था, तो चाइनीज कोस्ट गार्ड ने उसको डुबो दिया, उसको ध्वंस कर दिया। जब वियतनाम ने उसके लिए क्वेश्चन किया तो उन्होंने कहा कि आप इलीगल टेरिटरी में सेलिंग कर रहे थे, आपको कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से चाइना ने साउथ चाइना सी के कुछ 80 आइलैंड्स हैं जिनके नाम बदल दिए, इसमें आइलैंड्स, कोरल रीफ्स, बाकी सारी चीज़ें भी हैं, तो उन सब के नाम बदल दिए। ठीक है, जो कि उसकी टेरिटरी में नहीं था। ठीक है, जो साउथ चाइना सी में तो था लेकिन उसकी टेरिटरी में नहीं था। तो ये एग्रेशन है जो उसके एक्शन में दिख रहा है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं, जो अभी आप कल वाले क्वेश्चन में जो हमने डिस्कस किया था, उसको भी एग्जाम्पल के तौर पर कोट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया क्या है वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। मेरे ख्याल से आपके लिए इतना परफेक्ट कंटेंट है जिसमें से आप कुछ पॉइंट्स को छोड़ के बाकी सबको नोट कर सकते हैं, आप जैसे भी चाहें उसके नोट्स बना सकते हैं। दूसरा पोर्शन है कि चीन इसे क्यों अडॉप्ट कर रहा है। देखिए, आपका आंसर हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए, आप प्रो चाइना या एंटी चाइना नहीं हो सकते। ठीक है, आप एक इंडिपेंडेंट थॉट के हिसाब से बताइए। आप क्वेश्चन का आंसर लिखते समय अपनी जो बेसिक सेंटिमेंट्स हैं उनको छोड़ दीजिए। ठीक है ना, तो क्यों चाइना इसको अडॉप्ट कर रहा है, अब आप इसको सारे नजरियों से सोचिए, दुनिया के नजरिए से भी सोचिए और चाइना के नजरिए से भी सोचिए, तभी आप बेहतर लिख पाएंगे। ठीक है, खैर मैं इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि क्यों चाइना ने इसको अडॉप्ट किया। आप इसको इसमें से जो आपके की पॉइंट्स हों नोट करते रह सकते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि चाइना ने वुल्फ वॉरियर पॉलिसी को सडनली अडॉप्ट नहीं किया है। ठीक है, इट वॉज 2010 जब से चाइना इसको लेकर के धीरे धीरे मूव करने लगा था। चाइना धीरे धीरे एग्रेसिव होने लगा था 2010 से। 2010 में ऐसा क्या हुआ, एक्चुअली 2010 में चाइना जो है जापान को सुपरसीड करते हुए वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट जीडीपी वाली कंट्री बन गया। ठीक है, और वहां से उसने अपने इकोनॉमिक पॉलिसी, अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसीज को चेंज किया और अब वो एग्रेसिवली अपने आप को प्रेजेंट करने लगा। तो बेसिकली ये शिफ्ट था चाइना का फ्रॉम सिंस 2010। अब ये अपने अच्छे रूप में आ रहा है, लेकिन शुरुआत इसकी 2010 से हो चुकी थी। 2010 से पहले चाइना जो है, जो पॉलिसी अपनाता था वो एक ये रेज हो गया है, ये है डेंग जियांग
जियापोंग, जो पॉलिसी, जो उनका बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल था डिप्लोमेसी का, ठीक है, वो था डेंग जियापोंग का प्रिंसिपल ताओ गुआंग यांग हुई। ये इनका बेसिक डिप्लोमेटिक थॉट था, मैक्सिम था, जिसके बेसिस पर वो चलता था। इसका मतलब ये होता है कि आप लो प्रोफाइल रखते हुए अपने वर्क को करने में यकीन रखिए, आप हाई प्रोफाइल पर मत जाइए, पोलाइटली और लो प्रोफाइल में टारगेट पर फोकस करिए और चीजों को डन करिए, एग्रेशन नहीं होना चाहिए। तो ये आप कोट कर सकते हैं 2010 से पहले, यानी अप टू 2009 इनकी पॉलिसी का की एलिमेंट यही था, और ये लगभग 1978 से चल रहा था, ठीक है। तो जो डेंग जियाओपिंग का मैक्सिम था, डिक्टम था, ताओ गुआंग यांग हुई, ठीक है। लेकिन 2010 से ये शिफ्ट करने लग गए। तो शिफ्ट क्यों किए? ठीक है, शिफ्ट इसीलिए किए, पहला रीजन अब आपकी समझ में आ गया होगा, चाइना एक इकोनॉमिक पावर बना, वर्ल्ड की सेकेंड बिगेस्ट जीडीपी वाली कंट्री बना, और उसे अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रूव करना था। साथ ही साथ इतनी बड़ी छलांग के बाद चाइना का कॉन्फिडेंस बढ़ा, और उस कॉन्फिडेंस को वो शो करता था इन पॉलिसीज में एग्रेशन ला करके, ठीक है। तो इकोनॉमिक सुपर पावर, कॉन्फिडेंस, ये वो शब्द हैं जो उसके पहले रीजन बने अपने आप को प्रूव करने के लिए। इसके साथ साथ अभी हाल फिलहाल के ईयर्स में आप देखेंगे, और साथ ही अभी आपने अगर 2-3 दिन पहले देखा होगा, कुछ मतलब विद इन अ वीक देखा होगा, तो चाइना में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें चाइनीज प्रेसिडेंट अपने मिलिट्री पर्सनल को एड्रेस कर रहे थे, और वहां पर भी उन्होंने कहा था कि हमें फाइटिंग स्पिरिट में ही हर चीज को जवाब देना है, ठीक है। तो ये फाइटिंग स्पिरिट जो टर्म है, ये चाइनीज प्रेसिडेंट द्वारा कई बार इस्तेमाल किया गया है हाल फिलहाल में, जो दिखाता है एग्रेशन इन द फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, उनकी गवर्नमेंट का जो अप्रोच है वो ज्यादा एग्रेसिव हुआ है टुवर्ड्स वर्ल्ड, टुवर्ड्स देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, टुवर्ड्स देयर नेशनल इंटरेस्ट। ये पहला रीजन है जिसकी वजह से चाइना ने वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी को अडॉप्ट किया, ठीक है। अब हम सेकेंड रीजन पे आते हैं। सेकेंड रीजन ये है कि एक्चुअली जब चाइना अचानक से ग्रो करता है और वर्ल्ड के सामने सेकेंड लार्जेस्ट जीडीपी वाली कंट्री बन करके आता है, पूरी दुनिया में चाइनीज माल बिकने लगता है, और चाइना की इकोनॉमी और चाइना की पॉलिटी का जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो पूरी दुनिया में बढ़ने लगते हैं, तो बहुत सारे देश जो हैं उससे घबराते भी हैं, और बहुत सारे देशों को अपने इकोनॉमिक और नेशनल इंटरेस्ट की चिंता भी होनी शुरू होती है, ठीक है। वास्तव में सच ये है कि दुनिया प्रिपेयर्ड ही नहीं थी चाइना की इतनी बड़ी ग्रोथ को देखने के लिए, और ना ही वो उसको एक्सेप्ट कर पा रही थी, ठीक है। तो अब चाइना देखता है, चाइना पाता है कि वेस्टर्न मीडिया और डेवलप्ड वर्ल्ड उसकी तरफ शक के नजरों से देख रहे हैं, डाउटफुल मानते हैं चाइना की ग्रोथ को, और उसके डेवलपमेंट मॉडल पर सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं। एक तरीके से चाइना अपने खिलाफ रेसिज्म भी फील करता है, ठीक है। तो आइडियोलॉजिकल क्वेश्चंस भी चाइना को लेकर के उठाए जाते हैं। तो ये डिस्ट्रस्ट का माहौल बनता है बिटवीन चाइना एंड द अदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब मेजरली डेवलप्ड कंट्रीज। इस वजह से चाइनीज गवर्नमेंट ने एक एंडेवर शुरू किया, एक प्रयास शुरू किया, और उस प्रयास का नाम दिया टेल द चाइना स्टोरी, ठीक है। बेसिकली वो ये बताना चाहते हैं कि चाइना का क्या ग्रोथ मॉडल है, चाइना कैसे ग्रोथ करता है, चाइना कैसे वर्क करता है, चाइना कितना वर्क करता है। तो ये सारी चीजें बताने के लिए वो थोड़ा सा ऑफेंसिव हुए, ठीक है। और वो ऑफेंसिवनेस उनकी डिप्लोमेसी में भी दिखनी शुरू करी, क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड उनको लेकर के बायस्ड दिख रहा था उन्हें, और वर्ल्ड की बायसनेस ने उन्हें और एग्रेशन लाने के लिए मजबूर किया। तो ये वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी उसका रिजल्टेंट है, ये उसका सेकेंड रीजन है। क्योंकि चाइना ने अगर आप देखें कोविड एरा में भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि ग्लोबल फाइट में चाइना भी अपना रोल प्ले कर रहा है, लेकिन चाइना पर जो शक है वो बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। तो चाइना को, अगर आप चाइना के नज़रिए से देखेंगे तो चाइना को उसका रिस्पॉन्स और रिटेलिएट भी करना होगा, ठीक है। तो ये दूसरा रीज़न है, और यहाँ से ही चाइना मानता है कि वर्ल्ड उसको लेकर के अनफेयर है। बेसिकली यूएस की जो पॉलिसीज़ हैं वो चाइना को लेकर अनफेयर हैं, और जब से आपने देखा होगा कि
डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और ट्रेड वॉर हुआ, और उसके बाद अब ये कोविड के दौरान ये सारी चीज़ें हुई, तो ये अनफेयरनेस चाइना फील कर रहा है, और चाइना उस चीज़ को सिक्योर करने के लिए और अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को और मजबूत करने के लिए वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी को अपना रहा है। ठीक है, तो ये केवल एक डिप्लोमेसी के एरिया में नहीं, जैसे अगर आप देखें मीडिया में, तो मीडिया का रोल भी इसमें बहुत बड़ा है, मीडिया भी इसमें एक बड़ा रोल प्ले कर रही है, और मीडिया के इस रोल के कारण भी चाइना को बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक आर्टिकल निकाला था जिसमें उन्होंने लिखा था कि चाइना इज द रियल सिक मैन ऑफ एशिया। ठीक है, ये आर्टिकल का टाइटल था। अब आप सोचिए, अगर किसी कंट्री के लिए आप ऐसे टर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उस कंट्री की क्या इमेज होगी, उस कंट्री पर क्या इमेज पड़ेगी। तो चाइना ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के जो पत्रकार थे उनको चाइना से बाहर कर दिया। पहले उन्होंने कहा कि आप माफ़ी मांगिए, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, तो चाइना ने उन पत्रकार को बाहर कर दिया। बदले में यूएस ने चाइनीज पत्रकारों को एजेंट बता दिया और उन्हें अमेरिका से बाहर कर दिया। तो ये जो डिस्ट्रस्ट का माहौल है वो चाइना को एग्रेसिव होने के लिए मजबूर करता रहा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके रीजंस बता सकते हैं। अब हम इसके थर्ड पार्ट पर आते हैं, इम्प्लीकेशंस, इसके प्रभाव क्या हैं। देखिए, एक सिंपल सा आइडिया रखिएगा हमेशा माइंड में कि एग्रेशन लॉन्ग टर्म में कभी भी आपके लिए फायदेमंद नहीं हो सकता है। एग्रेशन को आपको कंट्रोल करना होगा। ठीक है, तो इस बेसिक थॉट को दिमाग में रखते हुए अब आप देखिए इसका कंक्लूजन हम क्या देते हैं, इसके इम्प्लीकेशंस क्या देते हैं। इम्प्लीकेशंस ये हैं कि चाइना के जो फॉरेन पॉलिसी है उसको हर्ट कर रहा है उसका ये डिप्लोमेसी, वो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी जो है चाइना की फॉरेन पॉलिसी के लिए हर्ट कर रहा है, उसको प्रभावित कर रहा है, उसको नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। ठीक है ना, इसने ग्लोबल चाइनीज इमेज को खराब किया है और पूरी दुनिया धीरे धीरे चीन के प्रति अगेंस्ट होती जा रही है। इसका एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया जो वास्तव में चाइना का एक बहुत बड़ा मार्केट था। ऑस्ट्रेलिया उन प्रोमिनेंट कंट्रीज में सामने आ गया है जो चाइना के खिलाफ इंडिपेंडेंट जांच रखवाना चाहते हैं इन कोविड केस। ठीक है, यहां से चाइना और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते और खराब हो रहे हैं, लेकिन वो चाइना है जो इतना अच्छा मार्केट था और चाइना हमेशा इनके साथ अच्छी दोस्ती भी निभाता था, लेकिन ये जो एग्रेसिव पॉलिसीज हैं इनकी वजह से, इनकी वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी की वजह से ऑस्ट्रेलिया जैसा उनका अलाई भी उनके खिलाफ जांच करवाना चाहता है, और उसकी जो चाइना की सॉफ्ट पावर थी उसकी इमेज को भी टार्निश किया है इस वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी ने। ठीक है, अगर आप देखें तो अमेरिका में एक पोल होता है, प्यू पोल कहते हैं। ठीक है ना, प्यू पोल्स के सर्वे रिजल्ट्स देखेंगे जो अप्रैल में हुए थे, उन पोल्स में यह पाया गया है कि 66% अमेरिकन चाइना को पसंद नहीं करते, और ये 2005 के बाद सबसे बुरा डेटा है। ठीक है, तो वास्तव में क्या है, अमेरिका में, अमेरिकन पीपल में चाइना को लेकर के बहुत सारी नाराजगी है। इसी तरीके से ग्लोबली भी अगर आप देखेंगे तो अलग अलग कंट्रीज में चाइना को लेकर नाराजगी है। वाइसी वर्सा चाइना में भी ग्लोबल पॉपुलेशन को लेकर नाराजगी है, जैसे अमेरिकन पब्लिक को वो पसंद नहीं कर रहे हैं, अमेरिका के प्रति उनकी नफरत बढ़ती जा रही है, नाराजगी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये एक तरीके से दोनों, और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, आपसी इकोनॉमी के लिए, सोशल कंडीशंस के लिए, पॉलिटिकल कंडीशंस के लिए खतरा बनता जा रहा है इनका वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का मॉडल। ठीक है, तो ये निगेटिविटी बढ़ती जा रही है, ये इसके इम्प्लीकेशंस हैं जो दोनों देशों को देखने पड़ रहे हैं। अब हम इसके कंक्लूजन पर आएंगे। कंक्लूजन में सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि मतलब वी कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस लाइन दैट इट इज टू अर्ली टू से दैट चाइना हैज फुली अडॉप्टेड वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, येट इट इज मूविंग टूवर्ड्स इट वेरी एक्टिवली। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि अभी तक चीन की डिप्लोमेसी का ये एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल नहीं बन गया है, लेकिन हाँ, चीन इस तरफ बहुत तेजी से एग्रेसिवली बढ़ रहा है, और चाइना जैसे जैसे इसकी तरफ बढ़ता जाएगा उसका जो क्रिटिसिज्म है और अनएक्सेप्टेबिलिटी है वो भी बढ़ती चली जाएगी, और ये चीज़ चाइना के लिए कभी भी अच्छी नहीं होगी। उसके बाद आप लाइन चेंज करें और कंक्लूजन में ही थोड़ा सा एक अच्छा पॉजिटिव सा लाइन लें कि एज अ नेशन प्राउड ऑफ इट्स ग्लोरियस एंशिएंट सिविलाइजेशन,
चाइना शुड रिमेन हम्बल, बेनेवोलेंट एंड एडॉप्टिव टुवर्ड्स ग्लोबल सेंटिमेंट्स। ठीक है, मतलब एक अपनी प्राचीन भव्य सभ्यता को रखते हुए और अपने वर्तमान बेहतरीन ग्रोथ स्टोरी को ध्यान में रखते हुए चाइना को एक उदार, संवेदनशील और सहिष्णु राष्ट्र की तरह विश्व के साथ व्यवहार करना चाहिए। इससे उसकी इमेज और बेहतर होगी, उसकी एडॉप्टेबिलिटी बढ़ेगी और हम आज जिन समस्याओं को झेल रहे हैं जैसे कोविड, उनसे निपटने में बहुत बड़ी मदद होगी। क्योंकि अगर बड़े बड़े कंट्रीज विवाद में फंसे रहेंगे, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे, तो समस्याओं का समाधान संभव नहीं होगा। ठीक है, तो इस नोट के साथ कुछ ऐसी नोट लेते हुए आप अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये आज का क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा और आप इसके मेजर पॉइंट्स को लेकर के लिखते चलिएगा। आज मैंने आपको थोड़े कीवर्ड्स भी बताने की कोशिश की है, मैं इसको और बेहतर करता चलूंगा जैसे जैसे आप अपने आंसर्स को लिखेंगे और क्वेश्चंस को समझते चलेंगे। ठीक है, थैंक यू।